This is Ansar Sheikh here. I am an IAS officer of 2016 batch, and today I will be talking about how to stay focused on studies while preparing for any examination. So first of all, let me talk about what is the importance of staying focused. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशंस होती है, इन एग्जामिनेशंस का जो कुछ भी सिलेबस होता है वो सिलेबस किसी ओशन की तरह होता है और काफ़ी मुश्किलें आती है ये सारा सिलेबस कंप्लीट करते वक्त, क्योंकि हमारे पास जो टाइम अवेलेबल होता है वो टाइम बहुत कम होता है। सो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करने की जब हम प्रयास करते हैं तब काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। उसी के साथ साथ फोकस्ड रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। सो फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कह रहे हैं कि भाई मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और 12 घंटे में से आप सिर्फ 5 घंटे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं और बचे हुआ जो टाइम है वो आपका फोकस नहीं है, तो वो जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह सकती है। सो इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए हमें फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें और, जैसे प्रिपरेशन के वक्त जब मैं प्रिपेयर करता था खुद, तो मेरी फैमिली की काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो वो फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दिमाग में वही चलता रहता था कि यार इनके झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही है, और इतना सब कुछ हो रहा था। तो दिमाग में बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चलती रहती थी, तो काफ़ी दिक्कतें पढ़ाई करते वक्त आती थी, अप्स एंड डाउन्स होते थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता था और हमेशा ये लगता था कि यार क्या मैं ये कर पाऊँगा, बुरे बुरे ख्याल आते थे दिमाग में। सो इन सारी चीज़ों से मैंने रास्ता निकाला और जो कुछ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे फोकस रहा जाए, ये सारा मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। सो फर्स्ट ये है कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस रहने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, तो आपकी काफ़ी आसानी हो जाती है आपका फोकस रहने में, क्योंकि फोकस के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है और मोटिवेशन के लिए कोई मोटिव ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। सो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ये है कि टारगेट सेटिंग। एक टाइम टेबल बनाइए कि आज एक दिन है, आज मुझे इतना सिलेबस का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, और बार बार अपने ब्रेन को बार वो पढ़िए और अपने ब्रेन को ऐसा इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे एक दिन में इतने टॉपिक्स आज कवर करने हैं। तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ऊपर होता है। तो एक टारगेट होना चाहिए आपके दिन का। तीसरा जो है वो है पीस ऑफ माइंड। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड और डिटर्मिनेशन से ही बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है आपके सक्सेस की। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके दिमाग के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि क्या ये मेरा हो पाएगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपके दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उस वक्त फिर दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि यार मैंने इससे ये कहना चाहिए था, मैंने उसको वो कहना चाहिए था, अगली बार मिलने दे फिर मैं उसको ये बताऊँगा। और इन्हीं बातों में 1 घंटा गुजर जाता है और 1 घंटा होने के बाद पता चलता है कि अरे मैंने पेज नंबर 23 से स्टार्ट किया था और 1 घंटे के बाद भी मैं 23 पर ही हूँ। सो ये चीज़ें आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सो से इन तेलुगु प्लीज़, ये कमेंट आ रहा है, आई डोंट नो तेलुगु एक्चुअली। सो इसी के साथ साथ लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके, सो इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो फोकस है वो सारा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर लाइए। ये काफ़ी मुश्किल होता है, फैमिली प्रेशर्स को अवॉइड करना, फ्रेंड्स के प्रेशर्स को अवॉइड करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेशर्स को अवॉइड करना, लेकिन ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सो पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करते वक्त। तीसरा इसमें ये जो है कि पढ़ाई का आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, गाड़ियों का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, आसपास के जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी डिसिप्लिन होने चाहिए। ये इन्वायरमेंट अगर अच्छा आपको लाइब्रेरी में मिलता है तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कीजिए, या फिर आप खुद के रूम में अकेले बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत इफेक्ट होता है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। इसके बाद होता है सेल्फ डिसिप्लिन होना। सो बहुत बार आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी हमारे हाथ में आ गई कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, हमारे पास ट्विटर है, तो उसकी वजह से हम फोकस नहीं रह पाते। तो एक से खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है कि पढ़ाई करते वक्त मेरा जो सेल फोन होगा वो साइलेंट मोड पर होगा या फ्लाइट मोड पर होगा, मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, किसी को मैसेजेस नहीं करूँगा। तो ये मैसेजिंग वाली जो चीज़ें होती है ये काफ़ी आपका टाइम खा लेती है, तो इससे बचना आपको बहुत ज़रूरी है। सो अवॉइड कीजिए कि आप पढ़ाई करते वक्त मोबाइल यूज़ ना करेंगे। और दूसरे डिसिप्लिन की चीज़ें होती है, जैसे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते वक्त हर 10-15 मिनट में चाय पीने के लिए चले जाते हैं, हर 10-15 मिनट में इधर उधर झाँक कर देखते हैं। सो
वी शुड अवॉइड पीपिंग हियर एंड देयर। सो पूरा फोकस आपका जो है वो आपकी स्टडीज़ के ऊपर होना ज़रूरी है। एक सेल्फ डिसिप्लिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है कि सफिशिएंट रेस्ट लेना ज़रूरी है। मिनिमम 6 से 7 घंटे आप सोया कीजिए। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप रात में सिर्फ 4 घंटे ही सोएंगे, इसका आपके एफिशिएंसी के ऊपर बुरा असर हो सकता है। सो नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। तो 6 से 7 घंटे हमको सोना ज़रूरी है। सफिशिएंट रेस्ट कीजिए, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को एक रेस्ट मिलेगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। सो सफिशिएंट रेस्ट लीजिए। और इसी के साथ साथ जब पढ़ाई करते हैं तो 3-4 घंटे के बाद एक 10 मिनट का पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे सारे ये जो सारी चीज़ें हैं फोकस वाली वो कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके ये जो सारे क्वेरीज आ रहे हैं इसके मैं जवाब देता हूँ। सो सेल्फ डिसिप्लिन और सफिशिएंट रेस्ट लेना ज़रूरी है। पढ़ाई करते वक्त 3-4 घंटे के बाद एक 10 मिनट का पावर नैप भी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है फोकस रहने के लिए पढ़ाई के वक्त रेगुलर इंटरवल लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए बैठ गए तो 10 घंटे ही बैठे रहे आप, ये ज़रूरी नहीं होता। आपका जो कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट होता है उसको स्टेबल रखने के लिए हर 2-3 घंटे के बाद आप एक 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक के वक्त जाकर फ्रेश हो जाइए, चाय पीजिए, या आपको जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें कीजिए। तो रेगुलर इंटरवल लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को एक थोड़ा सा ब्रेक मिल पाए। इसके बाद जो होता है म्यूज़िक सुनना। अब मैं जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करते वक्त समझो अगर मैं 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसमें से 5 घंटे जो होते थे वो 5 घंटे मैं म्यूज़िक सुनता था, मतलब म्यूज़िक सुनते सुनते मैं पढ़ाई करता था। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप पढ़ाई करते वक्त म्यूज़िक सुने, लाइट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वो म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो उस म्यूज़िक का ही बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पढ़ाई के ऊपर हो सकता है। लेकिन फिर म्यूज़िक सुनने का मतलब ये नहीं कि आप धांगड़ धिंगा सुने, या फिर दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं, या फिर दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, या अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ऐसे अगर आप सॉन्ग सुनोगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर होगा। सो अच्छा म्यूज़िक सुनिए, लाइट म्यूज़िक सुनिए और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए। इस म्यूज़िक का बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी पढ़ाई के ऊपर होगा। मैं आज भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनता हूँ। और लास्ट है कि मेडिटेशन कीजिए। वैसे मैंने तो ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है पढ़ाई के वक्त। तो योगा वगैरह कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, इनका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके फोकस रहने पर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता था कि फोकस कैसे रहा जाए स्टडीज़ के ऊपर। अब आपके जो मुझे आ रहे हैं सॉन्ग्स, आपके जो सवाल आ रहे हैं इनमें से कुछ सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 जून से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। सो 1 जनवरी से, आई एम सॉरी, फुल फ्लेजेड आपने मेंस का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। और उसके बाद में आपने कभी भी ना मेंस के लिए कुछ पढ़ा नहीं है। सो डेडिकेटेडली आपने पूरे जो 6 महीने देने थे प्रीलिम्स के लिए वो आप दे रहे हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो आइडियाज़ इन जनरल है, तो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी तरह से। सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि फ्रॉम अपकमिंग 15th अप्रैल टिल 15th अप्रैल आपको जो भी पढ़ना है नया, जो भी नई आपकी कुछ बुक्स पढ़ने की रह गई थी, कुछ नोट्स आपको पढ़ने थे जो आपने कभी पढ़े नहीं थे, तो वो आप पढ़ सकते हो 15 अप्रैल तक। उसके बाद में आई वुड सजेस्ट, आई माइट बी रॉन्ग बट आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने जो भी अब तक पढ़ा है, मतलब 15 अप्रैल तक आपने जो पढ़ा होगा, जो भी पढ़ाई आपने प्रीलिम्स के लिए करी होगी, उसकी आपको रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। बिकॉज प्रीलिम्स का पैटर्न इज सच कि जिसमें विदाउट रिवीजन आप क्लियर ही नहीं कर सकते इस एग्जाम को। प्रीलिम्स आप निकाल ही नहीं सकते अगर आपने रिवाइज नहीं करा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देने के लिए बैठते हैं और हमने 1 या 2 बार रिवाइज किया या 1 या 2 बार हमने पढ़ा है, तो बहुत बार ये होता है ना कि क्वेश्चन पेपर सामने आने के बाद जो ऑप्शंस दिए होते हैं क्वेश्चन के नीचे आंसर्स के, उसमें से उस ऑप्शंस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और यही यूपीएससी की इस एग्जाम की खासियत है कि आपको आंसर पता हो सकता है, लेकिन उसके ऑप्शंस इतने ट्रिकी दिए हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑप्शन ए है या बी है। बहुत बार तो ऐसे होते हैं कि दोनों सही लगते हैं, मतलब इतने सिमिलर होते हैं 2 ऑप्शंस, जैसे कि मतलब जुड़वा भाई हो राम और श्याम, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आंसर चूज़ करना। इस वक्त आई बिलीव अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बुक 2 या 3 बार पढ़ी थी, आपने उसके नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है मैक्सिमम टाइम। उसको रिवाइज़ करने के टाइम टेबल आप बना सकते हो, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो वो आपको करना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको 15 अप्रैल के बाद में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी आपने अब तक पढ़ा था वो पढ़ना है। एक्सेप्ट आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखना है। आई वुड से कि आपको से 25 मई तक आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ना है, और उसी के साथ साथ आपको जो भी मैगजीन आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो, विजन आइज का मैगजीन हो या इनसाइट्स ऑन इंडिया हो, या जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो वो आपको कंटिन्यू करना है 15 अप्रैल के बाद में भी। ये 2 चीज़ें बस आप नहीं पढ़ोगे, इसके अलावा आप नया कुछ नहीं पढ़ोगे।
सेकेंड थिंग आई वांटेड टू से इज़ रिवीजन। उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो आप जितना मैक्सिमम हो पाए उतना रिवीजन कीजिए जो आपने आप तक पढ़ा है। से आपने अगर आपने 1 जनवरी से अगर आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो तब से लेकर अब तक, मतलब आज 2-3 मार्च जो भी डेट है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से आपको रिवाइज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ अब जो आपका प्रीलिम आएगा, प्रीलिम के 2 दिन पहले तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसकी मैक्सिमम रिवीजन आपको करना बहुत ज़्यादा तीसरी चीज़, जैसे अभी प्रीलिम क्लोज़ आ रही है तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो कोचिंग क्लासेस होती है या जो भी लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, मार्केट में ना एक तेज़ी आ जाती है। अगर आप दिल्ली में प्रिपेयर करते हो तो आप जब ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों से गुजरोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे जो भी बुक स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और फिर हम लोगों को, मतलब उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मतलब ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है ना कि जैसे हम अगर वहाँ पर चले गए तो जाने के बाद में फिर हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। नई नई नोट्स आती है, नई नई क्लासेस की नोट्स आई होती है, तो हमें वो दिखाया जाता है ना कि भाई ये स्पून फीडिंग एक किस्म का हो रहा है कि आप ये नोट्स हमारे पढ़िए और 90 दिन के अंदर आईएएस बन जाइए। अजीब अजीब तरह की नोट्स होती है, तो वो हम अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाते वहाँ पर फिर। तो मुझे लगता है कि उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। जो भी नई नई मैगजीन्स या जो भी नोट्स या जो भी आपको वो स्पून फीडिंग के तौर पर जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आई बिलीव कि आपको वो नहीं पढ़ना चाहिए। सो अपने आप को रिफ्रेन कीजिए उस साइड जाने से। तो स्पून फीडिंग का जो भी मटेरियल मिलेगा, नया मटेरियल मार्केट में आएगा, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि यूपीएससी के इस प्रीलिम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, लेकिन उन नोट्स में से तो नहीं आना है। सो डू नॉट रीड दोज मटेरियल। उसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इज़ दैट टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज़ देना। और मुझे लगता है कि आपने अगर प्रीलिम का स्टार्ट किया है पढ़ाई 1 जनवरी से, तो आपने टेस्ट सीरीज़ देना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया होगा। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अब आपके पास में 90 डेज़ है, तो 90 डेज़ को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। एंड लेट मी से दिस, अगर आपके पास 90 डेज़ है तो यू ट्राई कि इन 90 दिनों में आप 90 टेस्ट सॉल्व करो। सो 90 प्रीलिम की जीएस के टेस्ट आपको सॉल्व करने का टारगेट बनाइए। टारगेट 90 का रखिए, 100 का रखिए, शायद आप 80-75 तो सॉल्व कर ही लेंगे, तो उसका टारगेट रखिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोचिंग क्लास में जाकर 2 घंटे बैठकर पेपर सॉल्व करना है और हर कोचिंग क्लास को पैसा देना है, क्योंकि एक कोचिंग क्लास मुझे नहीं लगता कि 90 टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा पाती होगी। अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के आप एक काम कर सकते हैं कि कोई एक कोचिंग क्लास का आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर जाकर आप पेपर दे दीजिए। लेकिन जो बाकी के कोचिंग क्लासेस हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ की फ़ोटो कॉपीज़ आपको कहीं भी मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो खरीद के घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट इज़ कि 90 टेस्ट सीरीज़ का टारगेट होना चाहिए आने वाले 3 महीनों में, अगर आपने अब तक सॉल्व नहीं किया है तो। और रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ करने का टारगेट होना चाहिए। 2 घंटे घर पे बैठकर फ़ोन वगैरह सब ऑफ करके आपको 2 घंटे का टाइम लगाकर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। सो इसके फ़ायदे भी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मिस्टेक्स पता चलती है आपकी कहाँ हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते तो पता चलता है कि अरे ये तो आंसर मुझे आता था, लेकिन जल्दबाजी में मैंने ए करना था, बी को सर्कल कर दिया। तो ये ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर ही उतना ज़्यादा होता है एग्जाम हॉल का। तो वो सिली मिस्टेक्स और इन जनरल जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो अगर आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होता है कि नॉट लिखा होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, हालांकि वो लोग उसको बड़े फॉन्ट में भी लिखते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, फिर वो गलतियाँ वहाँ पर हमारी होने लग जाती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स कम कर पाएंगे। उससे आपको और एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं उनका एक माइंडसेट पता चलता है। आप फैमिलियर हो जाते हैं उनके माइंडसेट से कि किस टॉपिक के ऊपर कैसा सवाल बनता है, ऑप्शंस कैसे निकाले जाते हैं और कैसे आंसर सॉल्व करने होते हैं। एक माइंडसेट आपका एक डेवलप हो जाता है, तो दैट माइंडसेट हेल्प्स यू। तो ये होता है ना कि जैसे आप अगर पेपर देने के लिए बैठोगे तो ऐसे नहीं फील होगा कि ये तो पूरी अननोन टेरिटरी मेरे लिए, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप फैमिलियर हो जाए एग्जामिनेशन से, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। अब बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोग जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तब हम स्कोर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, 200 में से हार्डली 70, 75, 80, 90 ऐसा स्कोर आ रहा है। और अगर अभी तो मतलब सीट्स कम हो गई है, कंपटीशन बढ़ी है, पेपर पैटर्न पता नहीं कितना ईजी आएगा, तो मे बी 100, 110 बियॉन्ड हमें स्कोर करना चाहिए, लेकिन मेरा स्कोर उतना नहीं आ रहा है। तो उस स्कोर के लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो यूपीएससी का एक्चुअल पेपर हो। स्कोर का ऐसा होता है कि कुछ क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो बहुत डिफिकल्ट निकलती है, तो स्कोर आता नहीं है। कुछ क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज़ होता है वो बहुत इजी निकलता है, तो उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। अगर आपका स्कोर बहुत ख़राब आया है तो आप डिप्रेस हो सकते हो। डिप्रेस होने के बाद में फिर आप सोचना शुरू कर दोगे, अपने आप को ही डाउट करना शुरू कर दोगे कि अरे मतलब मेरी प्रिपरेशन तो बिल्कुल ख़राब चल रही है, मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है। और आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपके दिमाग में वो भी भर जाएगा
कि चलो मेरी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रही है, तो आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या आपके जो एरियाज़ है जिसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया, आप उसके ऊपर करोगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मैंने ये बुक मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन फिर भी मेरा स्कोर अच्छा आया, तो चलो मुझे एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि टेस्ट सीरीज़ में आपका जो स्कोर आ रहा है उसको लेकर उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। हमारा पर्पज़ है प्रैक्टिस, स्कोर सेकेंडरी है, वो स्कोर जैसा बढ़ना होगा वैसा बढ़ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देनी है। उसके बाद में मुझे लगता है कि सीसैट के ऊपर अब से मतलब आज से फोकस देना शुरू करना ज़रूरी है, 90 डेज़ अगर आपके पास है तो, क्योंकि सीसैट जो कि क्वालिफाइंग हो गया तो बहुत लोग बोलते हैं कि चलो लास्ट मंथ में कर लेंगे या धीरे धीरे कर लेंगे, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट तो जीएस है उसका स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ क्वालिफाइंग तो है ही, इतना उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आज से सीसैट के लिए रोज़ 1.5 या 2 घंटा टाइम देकर हम लोग सीसैट की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि धीरे धीरे अभी से आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट के मंथ के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सो अभी से ही आप रोज़ 2-2 घंटे प्रिपेयर करना उसके लिए शुरू कर दीजिए। तो सीसैट की प्रिपरेशन 2 घंटे रोज़ की करना आपको शुरू करना इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास आखिरी महीना रहेगा, से अगर आपने अच्छे से एनालाइज़ किया हो, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपको बस ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, उनकी ट्रिक्स समझनी है कि कैसे उनको सॉल्व करना है और वो आपको करना है। उसी के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई बिलीव कि आज के टाइम में सबका अच्छा ही होता है, तो अगर वो आपका ख़राब है तो यू इम्प्रोवाइज़ दैट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे आपकी एबिलिटीज़ है उसके हिसाब से अभी से सीसैट को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ मतलब इसके भी चांसेस है कि हमने सोचा था कि फाइनल जो मंथ रहेगा, मई का जो महीना रहेगा, उसमें सीसैट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी यही सोचा था कि मई में हम लोग टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करेंगे, मई में हम लोग रिवाइज़ करना शुरू करेंगे और मई में कोई नया स्टडी मटेरियल भी हम पढ़ लेंगे। तो ये हर चीज़ एक महीने में नहीं हो सकती, तो अभी से इसको प्लान करना, थोड़ा थोड़ा करके इसको खत्म करना इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट बनाइए टॉपिक्स की और उन टॉपिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल बना के रोज़ 2 से 2.5 घंटे सीसैट के लिए अभी से देना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ मैं फिर से रिट्रेट करना चाहता हूँ, मेंस का जीएस हो या ऑप्शनल हो या ऐसे हो, कोई भी चीज़ हो, आपको मेंस का पूरी तरीके से पढ़ाई ख़त्म कर देना इंपॉर्टेंट है। वो ज़रूरी था कि आप 1 जनवरी से ही ख़त्म कर देते, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कोचिंग क्लासेस का कुछ एक शेड्यूल होता है जिसकी वजह से आपको उसकी पढ़ाई करते रहनी पड़ती है, लेकिन अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तो मेंस का जो भी आप पढ़ रहे थे उसको छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि अरे मैंने अभी छोड़ दिया तो मेरा प्रीलिम पास हो गया, तो उसके बाद में तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा करने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप अभी तक उसको कर रहे हैं, आपने मार्च एंड तक मेंस की पढ़ाई की, और अगर आप प्रीलिम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, आपका प्रीलिम आप पास ही नहीं कर पाए, तो जो मेंस के लिए आपने पढ़ा था उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर मतलब वो नॉलेज आपके पास रहेगा लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आप उसको लिख नहीं सकते मेंस में क्योंकि आपका प्रीलिम ही पास नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक्स जो थे कि आप नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं था आपके पास और आपने मेंस की वो पढ़ाई नहीं कर पाए, प्रीलिम देने के बाद आपके पास लगभग 3 से 4 महीने होते हैं जिसमें आप वो टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और अगर आप पास कर जाते हो प्रीलिम तो उसका कॉन्फिडेंस ही इतना ज़्यादा आपके पास आ जाता है कि उस कॉन्फिडेंस के बलबूते आप जो टॉपिक्स आप नहीं कर पाए थे, आप उनको फटाक से फास्ट आप उसको ख़त्म कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेंस की पढ़ाई पूरी तरीके से रोक देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फुल फ्लेजेड डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको मेंस की पढ़ाई करनी है। लास्ट थिंग आई वांटेड टू से इज़ दैट आपको आपके हेल्थ का ख्याल भी रखना है। मैं आई अंडरस्टैंड कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुकी है और नेगेटिविटी छाई हुई है हर जगह, लेकिन इन सब के चलते आपको प्रेशर के अंदर आकर आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ सोचिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, और प्रीलिम के दिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको बुखार है या और कोई बीमारी आपको हो गई है, आपको फीवर है या कुछ है, तो उसके चलते आप अच्छे से पेपर अटेंड नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा खाना खाइए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से पेपर अटेंड कर पाएंगे। एग्जामिनेशन का जो दिन रहेगा उस दिन या उसके एक दिन पहले कुछ मत पढ़िए। 2 जून को एग्ज़ाम है, 1 जून को आपको कुछ नहीं करना है। अपने आप को शांत जितना रख सकते हो उतना शांत रखिए, अच्छा खाना खाइए, कोई मूवी देख कर आइए, टीवी देखिए, जो करना है करिए। 1 दिन पहले कुछ मत पढ़िए। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन भी कुछ मत पढ़िए। आपको बहुत बार दिखेगा ना कि जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अगर आप जाएंगे, जो मैंने खुद दिया था, तो मुझे दिख रहा था कि एग्जामिनेशन होनी है, 2 घंटे में शुरू होना है पेपर, 2 घंटे पहले आप पहुँचे और आप देख रहे हो कि लोग लक्ष्मीकांत खोल के बैठे हैं। तो आपने मतलब 2 साल 1 साल जो भी पढ़ाई की है, प्रीलिम की जो भी 6 महीने पढ़ाई की है, उसमें आपने पढ़ाई करके कुछ नहीं कर लिया, तो आप मतलब 2 घंटे में पढ़ के आप क्या कर लोगे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में। तो वो आपके दिमाग में ऐसे भी रहना नहीं है। सो अवॉइड करिए, क्योंकि उससे खामखा का एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके ऊपर कि मतलब 2 घंटे बचे, चलो पढ़ता पैनिक हो जाते हैं आप। इससे अच्छा है कि जितना भी पढ़ना है वो आप 1 जून से पहले करके ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले कुछ मत पढ़िए, एग्जामिनेशन के दिन भी आप कुछ मत पढ़िए। सो दिस ऑल थिंग्स आई वांटेड टू शेयर। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, मतलब ये चीज़ें मैंने कॉमन शेयर की जो हर प्रिपरेशन करने वालों में होती है। मेरा ऐसा था कि मैंने स्टार्ट किया था मेरे प्रीलिम होना था सम 23 अगस्त 2015। तो मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी
नवंबर 2014 से। सो एग्ज़ाम तो अगस्त में होना है, मैंने नवंबर से शुरू किया था बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे किसी भी हालत में प्रीलिम्स निकालना था और मेरे पास टाइम था और मेरा मेंस का पढ़ाई करके हो गया था। तो आई स्टार्टेड 9 मंथ्स बैक, मतलब 9 महीने का टाइम था मेरे पास प्रीलिम की तैयारी करने के लिए। तो मैंने 9 महीने मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें मैंने सब कुछ पढ़ के उसकी बार-बार रिवीजन करके मतलब रीडिंग मल्टीपल रीडिंग्स करके ख़त्म कर दिया था। फिर मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसमें मैंने रिविजन्स करी थी और जो मतलब आई कैन से दैट मैंने कुछ जो बुक्स है या चैप्टर्स है वो 10 बार भी पढ़े हैं। मतलब ज्योग्राफी के आई स्टिल रिमेंबर जो एनसीईआरटी है वो मैंने 10 बार पढ़ी थी। सो दैट वाज़ बिकॉज़ ज्योग्राफी मेरा वीक था और मेरे पास टाइम था, तो मैंने वो पढ़ लिया था अच्छे से इसको कंसोलिडेट करने के लिए। द पॉइंट इज़ कि आप कभी भी स्टार्ट करिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्स नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ देने हैं। उसके बाद में आपका एक फोकस टारगेट होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर आना चाहिए प्रीलिम के अंदर, एंड देन आपका वो शेड्यूल आपको फॉलो करना है। तो वो कोई भी उसका रास्ता हो सकता है, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी 3 महीने बचे तो उसका मुझे लगता है कि दिस शुड बी द स्केड्यूल। सो यही चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई विल रीट्रेट कि जो भी मैंने कहा है वो कोई ऐसा एक फार्मूला नहीं है कि उस फार्मूले को फॉलो करने के बाद आप लोग पास हो जाओगे। आपको कस्टमाइज़ करना इंपॉर्टेंट है, उसको आपके तरीके से उसको कस्टमाइज़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। सो यही चीज़ें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। बाकी मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज़ आई बिलीव काफ़ी हद तक लोगों को पता भी है और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं, तो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट माई सेल्फ। तो अभी आपके अगर कुछ लाइव क्वेश्चंस हैं प्रीलिम से रिलेटेड तो वो मैं एड्रेस कर सकता हूँ। बुक लिस्ट का क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम को 3 महीने हैं और 3 महीने रह गए और आपको फिर भी बुक लिस्ट नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, तो आई बिलीव कि आपको आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपके प्रीलिम के कोई क्वेश्चन है तो लेट मी आंसर दैट। सो आप कमेंट कर सकते हैं, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, तो मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। ओके बहुत फास्ट हो रहा है। इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें? काफ़ी इजी है वैसे, आपको पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मार्केट से जाकर कोई भी क्लासेस की नोट्स ले आइए या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक ले आइए जिसमें पैसेजेस है, पैसेजेस सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करने होते हैं। कुछ जो डायरेक्टिव्स होते हैं इसमें दिए हुए, वो डायरेक्टिव्स अच्छे से समझ लीजिए, गूगल कीजिए उसको और क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश करिए और आपका जो स्पीड होता है पैराग्राफ पढ़ने का उसको बढ़ा लीजिए। आई विल ऑल्सो सजेस्ट जिन लोगों का मैथ्स वीक है वो लोग अगर अपना पेपर जो सीसेट का पेपर अगर वो लोग दे रहे हैं तो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो इंग्लिश का जितना है उतना अच्छे से प्रिपेयर करिए और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्व करिए और उसके बाद में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करिए एग्जामिनेशन सेंटर में। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछा है कि मैंने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मेरा जो प्रीलिम मैंने दिया था मैंने उसमें से 84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और लगभग 63-64 क्वेश्चन के आंसर मेरे करेक्ट थे। सो 84 आई अटेम्प्टेड। वो भी डिपेंड करता है ना कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं प्रीलिम में। तो मुझे लगता है कि वैरी करता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितनी है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया है, अब डिफिकल्ट मतलब सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर पेपर आपको लग रहा है कि सबके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है तो आप एक कॉल ले सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट मे वैरी बिटवीन 70 to 80 क्वेश्चंस। और आपको लग रहा है कि पेपर काफ़ी बैलेंस्ड लेवल का आया तो आप फिर 80 to 85, 90 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको लगा बहुत ही ईजी आया, देन यू कैन टेक अ कॉल टू गो बियॉन्ड 90। सो मेरे टाइम में पेपर काफ़ी बैलेंस था तो मैंने 80 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये होता है ना कि अर्ज होती है कि यार अब मतलब और कुछ सॉल्व कर देता हूँ। तो 3-4 क्वेश्चन की रिस्क मैंने ली थी। तो 84 क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड। ये क्वेश्चन पूछा है कि 50-50 अगर ऑप्शंस है तो उसमें आंसर कैसे चूज़ करना है। देयर इज़ नो फार्मूला। इसमें आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। तो इसमें ये नहीं है कि अच्छा मतलब इसका कोई फार्मूला है XYZ कुछ करके ए आंसर है या बी आंसर है। यू मस्ट नो द आंसर। तो उसमें 2 ऑप्शंस में अगर कन्फ्यूजन है तो अच्छे से पढ़कर जाइए, पहले से अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि फिर आपने 2 आंसर के ऊपर अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम देखिए, आपके पास 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का टाइम जो भी है उस टाइम में अच्छे से डिलिवरेट करिए उस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बार बार पढ़िए, ऑप्शंस को दोनों को बार बार गौर से देखिए और फिर मुझे लगता है कि आप आंसर दे पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा था, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया था। तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। लेकिन उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शंस में आपको दिक्कत लग रही है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं फिर भी आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप उसको स्किप करके बाद में जो आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा फिर से आप उस क्वेश्चन के पास आ सकते हो। हाउ मेनी टेस्ट सीरीज मैंने दिए थे, ये सवाल पूछा है। सो आई सॉल्व अराउंड 75 क्वेश्चन पेपर्स। 75 मैंने दिए थे, बट वो मेरे टाइम पे था। मैंने जो आपको 90 का इसलिए कहा है कि बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने अब तक कुछ नहीं किया है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। और अगर 90 का टारगेट रखोगे तो आई बिलीव 70, 75, 80 तक तो आप कर ही दोगे। बट अगेन दिस नंबर इज़ लाइक जो मुझे लगता है।
ओके, कितनी रिवीजन करनी है? आई एम अगेन टेलिंग यू, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। तब तक रिवाइज करिए जब तक अच्छे से कंसोलिडेट नहीं हो जाता और अच्छे से पेपर में उसके आपको नंबर नहीं मिलते। तो जब जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए, मतलब इट्स नेवर टू लेस। जितना करोगे उतना कम ही पड़ेगा आपको, तो जितना हो सकता है आपके पास जितना टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब ये सवाल पूछा है कि राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें। आई एम सेइंग कि प्रीलिम में राइटिंग स्किल की ज़रूरत है ही नहीं आपको, तो उसके बारे में आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। अब किसी ने पूछा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, 2 मीडियम में पेपर होता है, तो इनमें से कौन सा मीडियम सॉल्व करना चाहिए और कौन से मीडियम को ये करना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा ख़राब है तो आप हिंदी के बारे में सोच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने स्कूल लेवल से हिंदी में कुछ पढ़ा हो या आपका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट रहा हो। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वर्नाक्युलर मीडियम के हो, जैसे मराठी मीडियम से, जैसे मैंने खुद प्रिपेयर किया था, या कुछ और रीजनल लैंग्वेज से आप अगर प्रिपेयर किया है आपने, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इंग्लिश। वो हमेशा एनी डे बेटर रहेगा। और अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखो तो उसमें एक दिया होता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ये हो रहा है कि इंग्लिश का एक आंसर जो इंग्लिश में जो छापा था, जो प्रिंट किया था, उसमें आंसर कुछ और आ रहा है और हिंदी में आंसर कुछ और आ रहा है, ये अगर मिसमैच होता है तो अंग्रेज़ी जो रहेगा उसको वैलिड माना जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश अंटिल अनलेस आपका हिंदी बैकग्राउंड रहा हो। ये क्वेश्चन पूछा है कि कोचिंग करना ज़रूरी है क्या? ये बहुत लोगों का सवाल है। मैं कहता हूँ कोचिंग करना ज़रूरी है क्या, मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। कोचिंग एक उसका सोर्स है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत क्वालिटी की कोचिंग्स भी आ चुकी है, तो कोचिंग कैन बी वन ऑप्शन गाइडेंस के लिए। लेकिन देर आर लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ चुके हैं, तो आप वो देख सकते हो। आपको सारा स्टडी मटेरियल अभी गूगल कर लो, आपको सारा स्टडी मटेरियल घर पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, तो आप उसका ऑप्शन है। आपके कोई सीनियर है या आपके कोई फैमिली मेम्बर से जो प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बेसिक में हर जगह मैंने ये एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपने भाग मिल्खा भाग अगर मूवी देखी है, तो उसमें मिल्खा की जो एबिलिटीज़ है उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, उनको अच्छे से कैपिटलाइज करने के लिए ज़रूरत होती है कि कोई उसको बताए कि आपका पोटेंशियल क्या है और उस पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। वो कब होता है? जब उसको कोई बताता है, उसको एक गाइड होता है जो उसको दौड़ने के लिए मोटिवेट करता है, उसको ट्रेन करता है, तो वो गाइड इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मतलब मुंह में से खून आने तक जो दौड़ना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मिल्खा को करना पड़ती है। तो मिल्खा को उसका कोच कहता है कि भाग मिल्खा भाग, लेकिन भागना दौड़ना मिल्खा को पड़ता है। सो कोचिंग का भी वही है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि करना ही चाहिए और कोचिंग करोगे तो हो जाओगे, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो गाइडेंस का एक ऑप्शन कैन बी कोचिंग, अदर ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है पूछा गया है। मैंने ICSE की 9th और 10th की बुक पढ़ी थी, मैंने शंकर IAS की बुक पढ़ी थी, और मैंने mrunal.org से उनके जो भी इन्वायरमेंट के नोट्स थे, जो सारी चीज़ें थी, वीडियो लेक्चर्स थे, मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। ओके, तो और कुछ ज़्यादा कितने घंटे पढ़ना है, अगेन बहुत वैरी करता है। मतलब अभी चूँकि 3 महीने रह गए, तो आई बिलीव कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक कॉल लेना ज़रूरी है कि आपको मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ना एटलीस्ट ज़रूरी है। तो वो देखिए, दैट इज़ लाइक मिनिमम 8 से 10 घंटे का है अभी तो। और जैसे आपकी प्रीलिम आखिरी महीने में आ जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना रिवीजन हुआ है, कितना आपने पढ़ लिया है, कितना सिलेबस आपने कवर किया है। उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप कर सकते हो। अगेन देयर इज़ नो ये कि इतना ही करना है, बट आई बिलीव कि 8 से 10 घंटे इज़ लाइक मिनिमम विच इज़ रिक्वायर्ड। चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी प्रीलिम्स के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप लोग किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, किस क्या भावना रही होगी आपकी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि 3 साल पहले मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। आई जस्ट से कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, नई चीज़ों को मत पढ़िए, मेंस का जो भी पढ़ा था उसको छोड़ दीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जो भी स्कोर आएगा उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कीजिए। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू इस एग्जाम के 3 लेवल्स होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में GS और CSAT 2 पेपर होते हैं। CSAT क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको मैथ्स एक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये पार्ट आते हैं। इसमें आपको 66 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं, वो नहीं आते तो आप पास नहीं कर पाते। आप 200 आउट ऑफ 200 लाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, 66 आपको लाना होता है। GS 1 पेपर होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, करंट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिला के ये पेपर आता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है, 200 मार्क का पेपर होता है। तो ये प्रिलिमिनरी है।
मेंस में आपको 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर, एक आपकी लैंग्वेज उर्दू हिंदी जो भी हो, और एक आपको कंपलसरी पेपर लेना होता है जो इंग्लिश होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है। 300 मार्क का ये पेपर होते हैं, 300 मार्क के। इसमें से आपको 75 मार्क्स लाने हैं, मतलब 25% आपको पासिंग करना है। यदि आप 25% भी मार्क्स इन लैंग्वेज में नहीं ला पाते तो आपके जो बाकी के 7 पेपर्स हैं वो चेक नहीं होते, आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग इन लैंग्वेजेस में कट जाते हैं। 7 पेपर बचते हैं, इसमें से 4 पेपर होते हैं GS 1 2 3 4, 2 आपके ऑप्शनल के और एक एस्से का। GS 1 2 3 4 का जो नेचर है, GS 1 पेपर है, उस पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी पढ़ना होता है। GS 2 होता है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करनी होती है। GS 3 में इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। और GS 4 में थोड़ा सा फिलोसॉफी, इथिक्स, इंटीग्रिटी, मोरालिटी और बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। आपका ऑप्शनल आपकी चॉइस से आप ले सकते हैं, जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आपने वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहता है, तो एज सच स्कोरिंग ऑप्शनल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे लोग मैथ्स ले लेते। सो आपको एक आपका चॉइस का सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद में ऐसे पेपर होता है जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, 125 मार्क के। तो ये पूरा इस एग्जामिनेशन का नेचर है। इसके बाद में इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू की आपको मुझे लगता है कि पता है। तो ये इस एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो आपका हार्डवर्क है, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जामिनेशन हमारे देश की सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है और उसको पास करने के लिए मेरिट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा होशियारी होनी चाहिए होती है, हुनर होना चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हार्डवर्क की होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th 12 में फेल हो चुके हैं एक ज़माने में और वो आगे चल के IAS ऑफिसर बने। तो हार्डवर्क ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। आपको 12, 13, 14 घंटे पढ़ाई करनी होती है। हाँ, ये बात और है कि 14 घंटे आपको एक जगह नहीं बैठना है, आप 3-3 घंटे, 2-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ये इतना आपको हार्डवर्क लेना पड़ता है। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब मैं पूना में था, लाइब्रेरी में कभी कभार मैं चला जाता था तो देखता था कि बच्चे किताब सामने लेकर बैठे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था, कोई म्यूज़िक सुनता था, कोई इधर उधर देखता था। तो फोकस आपका होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम आप 13-14 घंटा बैठ रहे हैं तो वो पूरा यूटिलाइज आप पढ़ाई के लिए कर पाए, फोकस। तीसरी बात डेडिकेशन की होती है कि आपको पूरी तरह से झोंक देना है इस एग्ज़ाम के लिए। ये आपकी एक लड़ाई है, आप मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने आपके दुश्मन है और उन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आपको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको काम करना होता है। मैंने जैसा बताया है कि 4 साल मेरे हो चुके हैं पूना में। 2012 में मैं गया था। इन 4 सालों में मैं बस 2 ही बार हमारे घर में ईद मनाने के लिए हमारे पेरेंट्स के साथ था। 6-7 महीने में मैं एक बार जाया करता था, क्योंकि गाँव आने के बाद फिर से पूना जाना और फिर वापस सेट होने में, वो माइंडसेट से बाहर निकलने, घर वालों की यादों से बाहर निकलने में 1 हफ्ता निकल जाता था। तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हार्डवर्क तो ऑब्वियसली होता ही है, इसमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्योंकि बहुत बार अब आपके सामने मेरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट अटेम्प्ट 21 साल, प्री क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल क्लियर, 361 रैंक। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब इंटरव्यू में गया था तब एक किस्सा ऐसा हुआ कि हम 6 लोग थे, हम 6 लोगों का इंटरव्यू होना था UPSC का, और एक उसमें लड़का था, वो मेरी तरफ देख रहा था, मैं उसको बहुत छोटा लगा, इसलिए उसने मुझसे सवाल पूछा कि भैया आपकी उम्र कितनी है। तो मैंने कहा भाई 21 साल। तो वो बहुत शॉक हो गया, क्योंकि 21 साल तक तो कुछ लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं होती, और मैं UPSC से इतनी मुश्किल एग्जाम का इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहा था, जो कि बहुत अहम लेवल होती है इस एग्जामिनेशन की। तो मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसने कहा 31 साल। शॉक हो गया कि जब मैं पहली कक्षा में था तब वो 10वीं कक्षा में था। तो पेशेंस नाम की चीज़ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस आएगा इसकी गारंटी नहीं है। ये एक कंपटीशन है, 4-4.5 लाख बच्चों में से 1100 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, उसमें आपका नंबर आएगा ही ऐसा नहीं है। तो आपको बार बार पेशेंस रखकर आपको तैयारी करनी होती है। कभी आप प्रीलिम फेल हो जाओगे, कभी मेंस फेल हो जाओगे, कभी इंटरव्यू में रह जाओगे। तो ये आपको हर लेवल पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमें सब्र की ज़रूरत होती है, और सब्र का फल ऑब्वियसली मिठाई होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें काम आ सकती है। ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे करनी है, इसके लिए हार्डवर्क चाहिए, इसके लिए फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए। ये वैल्यूज़ अगर आपके पास है तो आपको इस एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा देर लग सकता है, कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन श्योरली आप कभी ना कभी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जो 31 साल का लड़का मुझे उस दिन मिला था, जिसका मे बी लास्ट 1-2 अटेम्प्ट बाकी थे, वो आज उसको भी IAS मिला है। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको वो सक्सेस मिल जाता है। इस एग्जामिनेशन का और एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स की ओर मैं आने वाला हूँ। स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक है कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ी है,
60-65 किताबें आपको पढ़नी है, हर एक किताब आपको 3-3 4-4 बार पढ़नी है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है। उस वक्त आपके पास कुछ एसेट ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जब पढ़ाई से बोर हो रहे हो, आपको टेंशन आ रहा है पढ़ाई करने की, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो आप कोई इंस्पिरेशनल मेरे जैसे लोगों की या किसी भी की आप स्पीच सुन लीजिए, फिर मोटिवेट होकर तैयारी को लग जाइए। ये जो आउटसाइड का मोटिवेशन होता है बहुत टेम्पररी होता है, ये हार्डली एक दिन तक रहता है, फिर दूसरे दिन फिर से फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरत मोटिवेशन की है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, अंदर से आग बुझनी चाहिए, आपके अंदर से आग लगनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैंने आपको कहा कि हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस, सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बार सवाल किया जाता है कि ये सारी चीज़ें लाई कहाँ से जाए, कहाँ से आएगी ये चीज़ें? हार्डवर्क तो मुझे करना है लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, पेशेंस तो चाहिए लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, फोकस तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका जवाब अगर किसी चीज़ में है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो आपको क्यों करना है, कुछ भी हो, आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, इस सवाल का जवाब आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यू में आप चले जाएंगे, प्रीलिम क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में आपको जाएंगे, 90% गारंटी, 90% ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। तो ये इस सवाल का जवाब आप अभी से आपके दिल में बना लीजिए कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, जब भी आपको फेल्योर आएगा, तो आप अपनी आंखें बंद करिए और आपको क्यों बनना था उसको ध्यान में लाइए, उसको आपके सामने लाइए। फिर देखिए 5 मिनट में आपको जो मोटिवेशन चाहिए, जो आपको स्टैमिना चाहिए, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो अपने आप आ जाएगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ इस एग्जामिनेशन में है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। और ये की है, मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें ज़रूरी है, हार्डवर्क वगैरह सारा, ये सारा इस सवाल के जवाब से आता है। मेरा इस सवाल का जवाब क्लियर था कि मुझे क्यों बनना है। तो जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आता था, जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब भी मुझे कोई किताब खरीदनी होती थी लेकिन मैं खरीद नहीं पाता था, जब भी मेरी कभी पढ़ाई नहीं होती थी, घर पे किसी का झगड़ा हो जाता था, अम्मी अब्बू की मारपीट चलती थी, घर पे पता चलता था, फ्रस्ट्रेशन आता था तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तब मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, अपनी आंखें मिटाता था, मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों ये एग्ज़ाम पास करनी है, क्यों IAS में बनना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरा क्लियर था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता था तो मुझे अपने आप इंटरनल एक मोटिवेशन आता था, मैं सारी तकलीफें मेरी भूल जाता था। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आप गरीब हो, अमीर हो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, इसका इस एग्ज़ाम के सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होता। आपकी हार्डवर्क, आपकी पेशेंस और ये सारी चीज़ें आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक बात जहन से निकालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल सकती। ये बहुत ही बुरी माइंडसेट है। अब मैं सुबह भी ये कहा कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं है, ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट, ये सोसाइटी, ये कोई भी आपको नहीं रोकती। उल्टा ये लोग आपको प्यार करते हैं, ये लोग आपको अंदर लेना चाहते हैं, ये लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बूस्ट करना चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, या फिर जो 15 पॉइंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आपके लिए तो है। सचिव कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स में जो कुछ भी रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन के माध्यम से आप लोगों को तो अपलिफ्ट करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते? गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेती है, ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव लेती है, सारी चीज़ें लेती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी फिर ब्यूरोक्रेसी में इतनी कम क्यों है? आज अगर देखा जाए तो IAS जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन का, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 3% है, IPS में 4% है, IFS में उससे भी बहुत कम है। तो इतना कम क्यों दिखाई देता है? इसका कोई जवाब है? तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन उसको करता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई रोकने वाली चीज़ है तो वो आपका माइंडसेट है। मैं जब 4th कक्षा में था तब मेरी स्कूल बंद होने वाली थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने मेरे अब्बू से कह दिया कि भाई पढ़कर इसको कौन सी नौकरी लगनी है, उससे अच्छा है इसको अगर आप 15-20 साल पढ़ाओगे, उससे अच्छा है कि 15-20 साल इसको आप रिक्शा चलाने लगा दो, सिखा दो इसको, कुछ ना कुछ काम धंधा लगा दो इसको, तो फिर वो कमाई आपकी हो जाएगी। 15-20 साल आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, इनको बच्चों से ज़्यादा हम एक एसेट की तौर पर देखते हैं कि ये जाएगा, काम करेगा, घर पे कमा के लाएगा। तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे आपका एसेट नहीं है, आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हूँ, मैंने ना किसी को 2 रुपये की रिश्वत दी है मुझे ये नौकरी मिलने के लिए, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने बस मेरी मेहनत की है। इस एग्जामिनेशन की जो ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने दिल जान से उसमें लगा दी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये बात आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरी बात बहुत बार माइंडसेट की ये होती है कि भाई आप पढ़ोगे, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो वो लोग आपके साथ पार्शलिटी करते हैं। तो ये भी बहुत गलत हमारी सोच है। इंटरव्यू के लिए मैं गया, उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। 275 मार्क का इंटरव्यू होता है। मुझे लगा था कि इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद कि भाई मुझे 170, 180, 190 के बीच में मार्क्स आएंगे। उन लोगों ने मुझे 199 मार्क्स दिए और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स है।
बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 199 मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इतने मार्क्स उन लोगों ने मुझे दिए हैं। उन लोगों ने मैं किस मज़हब का हूँ, किस जाति का हूँ, किस बैकग्राउंड से आता हूँ वो नहीं देखा। उन लोगों ने मेरी सोच देखी कि अंसार ये है, ये सारी चीज़ें चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है। तो उन्होंने मेरी सोच देखी, ना कि मैं किस मज़हब से आता हूँ। अगर मेरे मज़हब में कुछ गलत चीज़ें चल रही है तो क्या मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, या कुछ गलत मेरे सोसाइटी में सिस्टम में हो रहा है तो क्या मैं खुलकर वो बात आप सामने रख सकता हूँ। तो ये हमारी सोच वो लोग देखते हैं। तो हमें हमारी सोच भी बदलने की ज़रूरत है, हमारी सोच में सुधार लाने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम की एजुकेशन देने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप आपके बच्चों को कुरान मत पढ़ाइए, नमाज मत पढ़ाइए, वो ज़रूरी है, जिसको लगता है ज़रूरी है वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपको दीन और दुनिया में बैलेंस करना है तो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन आपके बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी लड़कियों के बारे में तो बहुत बुरी सिचुएशन है। मैंने सुबह भी ये कहा कि अगर हमारे घर में मैं एज ए लड़की पैदा होता तो मैं आज यहाँ तक इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को आज सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ऐसा बहुत जगह आपने गीता में भी पढ़ा है, गौतम बुद्ध ने भी ये कहा कि यू थिंक यू बिकम। अगर आप सोच रहे हो कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। दुनिया का कोई इंसान आपको नौकरी नहीं दे सकता। तो आपको आपकी ये सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इसमें ये बात जो मैं कहना चाहता था कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो आपके इस सक्सेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके घर वाले पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने कहा था कि इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी नौकरी लेनी है, अपनी सोसाइटी, अपनी सिस्टम, अपनी कम्युनिटी में परिवर्तन लाना है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप आते हैं उसका और आपके इस एग्जामिनेशन की सक्सेस का कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। हमारे औरंगाबाद शहर में, मतलब हमारे जालना से औरंगाबाद बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम में सिमिलर है। हम भी ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, आप भी ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। लेकिन औरंगाबाद की ये खासियत है कि यहाँ पर एलिट तबका बहुत है मुस्लिम कम्युनिटी का, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी तालीम अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन वो लोग भी अपने लड़की को, अपने लड़के को इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए उनको मोटिवेट नहीं करते। वो चाहते कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरा बच्चा जो है, मेरी लड़की जो है, मेरा लड़का जो है वो मेरा बिजनेस संभाले, या फिर वो डॉक्टर बने या फिर वो इंजीनियर बने। तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें बदलाव आना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की ओर हमें उनको भेजना चाहिए। हालांकि उसमें उनका भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को इम्पोज हम नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ने इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि सिविल सर्विसेज ये भी बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है। 40-45 साल की सर्विस मिल जाती है, देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हाथ में आती है, पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, सोसाइटी में से एक अच्छा स्टेटस मिलता है, लोगों के लिए काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम ये जो रिलीजन है ये सिर्फ मुसलमानों का रिलीजन नहीं है। इस्लाम ये ह्यूमैनिटी का रिलीजन है, ये इंसानियत का रिलीजन है। तो हमें पूरी इंसानियत की सेवा करनी है। तो उसके लिए ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन इसके बारे में भी आप सोचिए कि सिविल सर्विसेज में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को भी। 3% अगर 14% पॉपुलेशन का हिस्सा है, 3% रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद है, इसके लिए सिस्टम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये इसमें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत बार ये सवाल किया जाता है कि भाई मुझे, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बताई, हमारा हो गया और हमको करना है, लेकिन शुरुआत कौन से ईयर से करनी चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आइडियली बताता हूँ कि आप डिसाइड कीजिए कि 10वीं कक्षा में ही आपको क्या बनना है। यदि आपको IAS IPS बनना है तो 10वीं कक्षा में जब आप हैं तभी डिसाइड कर लीजिए। 11th-12th आप 11th-12th की अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप दिल में ये बात रखिए कि मुझे IAS IPS बनना है। उसके बाद जो है 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर से लेकर ही आप एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब 12th पास हो जाते हैं तब आप 18 साल के होते हैं। फिर 18, 19, 20, 21 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उन 3 साल में अगर आपने बहुत अच्छी तरह से फोकस रख के पढ़ाई की है तो 21वीं साल की उम्र में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी। मेरी जो डिग्री थी, ये डिग्री कंप्लीट हुई जून 2015 में। अगस्त आने वाला, अभी अगस्त में एग्जाम आ रही है, वैसे ही अगस्त में ये एग्जाम हुई थी। मैंने अगस्त में एग्जाम दी, मतलब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने अगस्त में एग्जाम दी, मैंने क्लियर किया। फिर दिसंबर में मेंस हुई, वो भी क्लियर किया। अप्रैल में इंटरव्यू हुआ, मई में रिजल्ट आया, मैंने पूरी चीज़ें 21वें साल की उम्र में क्लियर कर दी। तो अगर आपको जल्द से जल्द बनना है, जल्द से जल्द आपकी मुकाम आपको हासिल करना है, जल्दी से जल्दी आपको सिस्टम में आना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये करना है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चाहते हैं IAS IPS बनना
तो आप बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लीजिए। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल आप पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल में ये एग्जाम पास करना पॉसिबल है क्या? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि 1 साल आपने पढ़ाई की और उस पढ़ाई के बलबूते पर आप एग्जाम क्लियर कर दिए। मैंने 3 साल पढ़ाई की, इस बलबूते पर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सफलता मिली है। अगर आप ईयर्स के माध्यम से देखते हो तो ये मेरा शायद तीसरा अटेम्प्ट होता। तो आप जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप जल्दी सिस्टम में जाते हैं तो आप ज़्यादा साल तक सर्विस कर सकते हैं। और सुबह ये बात चल रही थी कि अगर मैं 21वें साल में, अभी मेरा 22 कंप्लीट हो जाएगा अगले महीने में, और मैं ट्रेनिंग लेकर जब 23वें साल में ज्वाइन हो जाऊंगा सर्विस में, तब मैं प्रमोशन से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हाईएस्ट पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है हमारे देश की, वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हैं तो आप भी वहाँ तक जा सकते हैं, और बहुत बड़ी पोस्ट ये होती है, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, मेडिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, 25-26 साल उम्र हो जाती है, तब उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई इंजीनियरिंग किया ये गलती होगी, मेडिकल किया ये गलती होगी, 3 इडियट्स वाली सारी चीज़ें उनके साथ होती है, और फिर वो लोग उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत बात है। आपको जल्दी डिसीजन लेना है, क्योंकि जब आप 25 साल के हो जाते हैं ना, तब आपके घर वाले आपके पीछे लग जाते हैं कि भाई कब नौकरी लग रही है, कब काम को लग रहा है। ये घर वालों का प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर पीयर प्रेशर होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं वो कोई MNC में काम कर रहा है, कोई दुबई चला गया, कोई फॉरेन चले गया, कोई एक फला कंपनी में जॉब मिल गई, और आप जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो वो एक पीयर प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। और उसमें अगर कोई आपका छोटा दोस्त है 2-3 साल का, और वो अगर IAS बन जाता है तो और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि बंदा 21 साल 22 साल में बन गया और मैं 25-26 साल का हो गया, मैं अभी कुछ नहीं कर पाया। तो ये प्रेशर आना आपके ऊपर शुरू हो जाता है। तीसरी बात जो मेरे साथ अभी हो रही है, आपको रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं 25 साल के ऊपर, तो वो भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। मेरा नंबर किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया, तो औरंगाबाद से ही मुझे 4-5 रिश्ते आ चुके हैं फ़ोन के ऊपर कि भाई हमारी लड़की है, ये बड़ा फला पड़ी है, आप शादी कर लो वगैरह। मैं कहा मैं 21 साल का हो, अभी 25 वगैरह साल के बाद में शादी करते हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ें होती है कि आपके ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है जब आप 25 साल क्रॉस करते हैं आपकी उम्र। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि 25 साल के बाद शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कभी भी आप शुरुआत कीजिए, सक्सेस एश्योर है अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो। लेकिन थोड़ी मुश्किलें हमारी बढ़ जाती है जब हम 25-26 साल के हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी आपको शुरुआत करनी है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। 3 साल की पढ़ाई है, 9-10 घंटा, 11-12-13 जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। सक्सेस आपको, अगर आपने मेहनत ली है, जो एग्जामिनेशन की डिमांड है वो डिमांड अगर आप पूरी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता मतलब। और इसमें फाइनली मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि पेरेंट्स का रोल आज भी बहुत ज़्यादा है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उतनी भी वेस्टर्नाइज नहीं है, उतनी भी मॉडर्नाइज नहीं है, अगर मैं ये कहना चाहूँ हिम्मत करके, कि वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे कि आपको क्या करना है। वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे कि भाई हाँ तुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, ठीक है, उसमें एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मिल सकती है नौकरी, नहीं भी मिल सकती। तो वो गारंटी देने की उनको ये परमिशन देने की चांसेस बहुत कम होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सारे पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, मेडिकल, कुछ भी हो रहा है, स्पेशली अगर IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनके पीछे आप खड़े रहिए। मेरे अब्बू जो रिक्शा चलाते थे, अगर एक रिक्शा चलाने वाला अपने बेटे के पीछे खड़ा हो सकता है तो आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, पैसा है, इमोशनल सपोर्ट है, सारी चीज़ें आपके पास है। तो वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको आपके लड़के के पीछे खड़े होना है, उनको जो करना है उसमें आपको पेरेंट्स को मदद करनी है। और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। आज काविश फाउंडेशन की ओर से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मैं खुद को अनलकी मानता हूँ कि जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था तब मुझे कुछ ऐसे इनिशिएटिव या ज़कात फाउंडेशन के बारे में मालूमात नहीं थी। अगर मुझे मालूमात होती तो मेरा रैंकिंग शायद और भी अच्छा बढ़ जाता, और भी अच्छी तरह से मैं दिल्ली जाकर प्रिपेयर कर पाता, या फिर औरंगाबाद से ही मुझे ज़कात की मदद से मैं और अच्छा पढ़ाई कर पाता। लेकिन आज आपको ये स्टेज मिला है, आपको काविश फाउंडेशन का एक बेस मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है। आज आपके सामने अंसार शेख, मैं खुद खड़ा हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि भाई इस बंदे ने इतनी सारी चीज़ें फेस की, इसका स्ट्रगल हुआ, इतनी परेशानियां उठानी पड़ी, फिर भी ये 21वें साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने देश का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर इस साल का बन सकता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें, आप बहुत खुशकिस्मत है आप लोग, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। जब आप 11वीं-12वीं के बहुत सारे लोग हैं आप, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था तब कि कैसे करना है, क्या पुणे जाने के बाद में मुझे खुद ही स्ट्रगल करना पड़ा, पता चला। लेकिन आपको ये चीज़ें आसानी से मिल रही है। तो आपको काविश फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने स्ट्रगल से 21 साल में उम्र ये कंप्लीट किया है, और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है, आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे क्रेडिट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास काविश फाउंडेशन और फिर ज़कात
ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है दिल्ली का, या फिर हमदर्द स्टडी सेंटर, बाकी की जो चीज़ें हैं, वो लोग भी आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इस बारे में आप सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं फाइनली ये बात कहूँगा, फिर इंटरेक्शन लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो मैंने 10वीं में ये किया, बचपन में ऐसा था, स्कूल में ऐसा था, घर पे वैसा था, फिर पुणे गया, वहाँ पर ये हुआ। मैं वो चीज़ों के ऊपर आप बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप ये इससे भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। इस एग्जामिनेशन में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन आपका इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी कोई बात है तो वो रीडिंग। आप जितनी ज़्यादा बुक्स, अलग अलग बुक्स, एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका फायदा होता है। तो रीडिंग, रिवीजन और पेपर सॉल्विंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत मेहनत इसमें करना पड़ती है। मेंस की एग्जामिनेशन में आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों की इक्वली ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत होती है कि एक पेपर आता है, 3 घंटे होते हैं, 20 सवाल उसमें होते हैं, हर सवाल का जवाब आपको 9 मिनट में देना है। उस 9 मिनट में आपको सवाल पढ़ना है, सवाल घुमा फिरा के पूछा गया है, वो सवाल समझ में लेना है। उसके बाद में इतना होने के बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है और 200 शब्द उसके लिए लिखने हैं। तो 200 शब्द पूरा समझ लेना, 9 मिनट एक सवाल के लिए। ऐसे 20 सवाल आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। इतना होने के बाद आपको फिर 2 घंटे का रेस्ट है, फिर आपको 3 घंटे, फिर आपको 20 सवाल, 4000 शब्द। दिन में आपको 6 घंटे लिखना है, 8000 शब्द लिखने होते हैं। दूसरे दिन फिर आपको छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती, फिर से आपको वही कंटिन्यू करना पड़ता है। 6 दिन तक मेंस का एग्जामिनेशन चलता है। आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, मेरा तो मराठी से हुआ था। मेरा जो एक सक्सेस का जो बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस रखती है मेरी सक्सेस, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए। फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो है ही, लेकिन मराठी से मैंने किया। 12वीं तक मैं मराठी में पढ़ा था, फिर मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। तो मराठी में मैंने पेपर दिया। अगर आप उर्दू में देते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होने की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी आपकी साफ सुथरी उर्दू होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, मराठी भी ठीक ठाक है। तो आपको आपकी उस लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखनी होती है। बहुत आपको एकदम वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर पेपर सॉल्व करने होते हैं। आपको बैलेंस ऑफ ओपिनियन रखना होता है। आपको कोई भी कॉइन की एक साइड नहीं बतानी पड़ती है, आपको दोनों साइड बतानी होती है। आपको आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, आपके खुद के थॉट्स क्या है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो देने होते हैं। आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, आगे क्या करना चाहिए इसका सॉल्यूशन आपको सवाल से देना पड़ता है। तो आपको एक गांव से, स्कूल से उठा के कलेक्टर की चेयर पर नहीं बिठाते। उसकी ये जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन की, उस प्रोसेस से वो निकल आता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बैलेंस ऑफ ओपिनियन रखकर, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर डिसीजन ले सकते हैं क्या? या फिर आप अगर हिंदू है, या फिर आप मुसलमान, या फिर आप क्रिश्चियन है, तो आप उन्हीं को फेवर करोगे। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में से क्लियर होती है। कंक्लूजन आप देते हैं, जब आप सॉल्यूशन बताते हैं कि हाँ ये सवाल हमारे देश के सामने आज है, ये उसके रीजंस है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये सॉल्यूशन लेने चाहिए। तो ये भी उस एग्जामिनेशन जो चेक करता है उसको पता चलता है कि हाँ इस बंदे के पास कोई बात है। अगर ऐसा इशू उसके सामने रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो कलेक्टर बन जाता है, आता है, तो वो उस इशू को सॉल्व कर सकता है। मैंने आपको कहा कि आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए हार्डवर्क नहीं करना है। जब आप आकर चेयर पर बैठोगे तब भी आपको हार्डवर्क करने की जरूरत होती है, तब भी आपके पास टाइम नहीं होता, तब भी आपको फोकस रखना पड़ता है आपकी काम के ऊपर, तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे बुरे लोग जो होते हैं वो आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। तब आपको पेशेंस की और हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो मैंने स्किल्स कहा कि इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए ज़रूरी है, तो वही स्किल जब आप IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे तो उसकी ज़रूरत होती है। तो इस एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ आपका नॉलेज चेक करना नहीं है। ये एग्जामिनेशन आपको पूरा उस मशीन से फिल्टर करके निकालती है कि भाई तू पढ़ाई कर, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, तुझे टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो तुझे क्यों बनना है ये तू डिसाइड कर ले, हार्डवर्क तुझे करना है। तो ये एग्जामिनेशन आपको ये सारी चीज़ें करने लगाती है। उससे आपको अपने आप फिर स्ट्रगल करने की, हार्डवर्क करने की आदत लग जाती है और आप जब जाकर उस चेयर पर बैठते हैं तो वो अपने आप निकलता है। फिर जरूरत नहीं पड़ती बैलेंस ऑफ ओपिनियन तैयार करने की, वो अपने आप बैलेंस ओपिनियन देने लग जाते हैं। अपने आप दोनों साइड बताने लगे कि हाँ भाई मुस्लिम कम्युनिटी पीछे है, इसके लिए ये फला गोष्ठी, ये फला चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप ये भी बताते कि मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है क्योंकि इसके लिए ये कम्युनिटी खुद जिम्मेदार भी है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आने लग जाती है जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। तो यूपीएससी की ये एग्जामिनेशन एक बोर्ड लेवल की एग्जामिनेशन नहीं है। ये एग्जामिनेशन आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। ये एग्जामिनेशन आपको लिखने लगाती है, पढ़ने लगाती है, बात करने लगाती है। इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हो तो आप साइलेंट नहीं बैठ सकते। उन्होंने सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब देना है। और आपको एक सिंपल जो सर्वसाधारण हमारे जो कॉमन मैन होते हैं, आम लोग होते हैं, उनके जैसा जवाब नहीं देना। आपको एक एज एन IAS ऑफिसर आपको जवाब देना होता है। तो वो थिंकिंग लेवल आपकी चेक होती है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बात ही नहीं करते। आप उनको सवाल पूछे तो वो शर्माते हैं, नीचे मुंडी डाल देते हैं, कुछ बात नहीं करते। तो ये भी आपको ये एग्जामिनेशन सिखाती है कि भाई तू रिटर्न में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर तुझे इंटरव्यू में क्लियर होना है तो तुझे बात करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ
आम लोगों वाली बात नहीं करनी, तुझे आगे जाके सोच तेरी रखनी चाहिए। तो एक सवाल जो मेरे इंटरव्यू का था और वो बहुत फेमस हुआ, हर न्यूज़पेपर में से आया, तो कितना ज़रूरी होता है आप देखिए कि इतना प्रेशर है उस इंटरव्यू के दिन। सब हम सूट बूट में गए थे, वहाँ पर बड़े बड़े राइफल लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे थे। उस यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश की, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी, हर जगह सीसीटीवी कैमराज, उसमें इंटरव्यू के लिए जाना, वो डर लगा रहता है। 5 लोग अंदर बैठे हो गए, वो कैसे सवाल पूछेंगे, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है। इन सारी चीज़ों में आप जब इंटरव्यू के हॉल में इंटर करते हैं, वो मैं आपको आप एक्सपीरियंस लेंगे तब पता चलेगा कि 5 लोग बैठे हैं, आप जा रहे हैं और वो आधे घंटे आपको अलग अलग किस्म के सवाल पूछने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लड़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बातचीत करने वाले बने। लिखना पढ़ाई तो वो भी ज़रूरी होता है। तो मुझसे पूछा गया कि भाई हमारे जो मुस्लिम युवा है, हम देखते हैं कि कुछ इंसिडेंसेस हुए थे कि 2-3 लोग ISIS ज्वाइन करने निकल गए थे इराक में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी मैंने 5-6 रीज़न बताए, सोशल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, हिस्टोरिकल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न, और उसमें मैंने वहाबिज़म की बात की। फिर वहाबिज़म उन्होंने पूछा कि क्या होता है, फिर उसमें से मैंने बताते बताते शिया सुन्नी ऐसा मेरे इसमें आया। तो इस सवाल में से सवाल ये लोग पूछते हैं, तो उन्हें लगा कि भाई ये सुन्नी के ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है तो शायद ये शिया होगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे पूछ लिया कि अंसार आप शिया हो या सुन्नी हो? तब मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इन बाकी चीज़ों पर मेरा भरोसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है आपके जवाब, ये जवाब आपको आपके मार्क्स देते हैं और ये सोच आपकी इस प्रोसेस से डेवलप होती जाती है। फिर आप ये किसी किस्म के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या भेद होते हैं, आप उन्हें मानते नहीं हैं। तो ये एग्जामिनेशन आप में ये चीज़ें बिल्ड करती है। अगर आप मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं 12वीं में था, ये सवाल पूछते कि आप शिया हो या सुन्नी हो, तो मैं आपको जवाब देता मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। लेकिन जब मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, तो ये बात कुछ अलग होती है। ये बात एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो ये एग्जामिनेशन आपको बनाती है। तो ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपको चेयर पर बैठाकर IAS नहीं बना देती, एक एज अ पर्सन आपको एक एग्जामिनेशन डेवलप करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपका गोल डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे कब करना है, मेरे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, काबिज फाउंडेशन या फिर ज़कात फाउंडेशन या ऐसी जो मुस्लिम बच्चों के लिए काम करती है तो उनका क्या होना चाहिए, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, इनका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। और लास्ट में मैं इतनी ही बात कहूँगा क्योंकि मुझे आपसे इंटरेक्शन करना है, मैं आपको मेरे स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन लास्ट में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझ जैसा एक लड़का जिसके घर पे कभी कभी खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं होता था, जो बच्चा अपने घर में रोज़ अपनी अम्मी को मार खाते हुए देखता था, उसकी पैंट गीली हो जाती थी, जिस बच्चे ने अपने बहनों की शादी के वक्त दहेज देते हुए देखा है, उस दहेज के लिए साहूकार से कर्जा उठाते हुए देखा है, जिस बेटे ने उसकी माँ को खेत में जाकर काम करते हुए देखा है, मार खाते हुए देखा है, 1 साल मेंटल हेल्थ क्लिनिक जो है कादरी का पड़ेगा का वहाँ पर एडमिट होते हुए देखा है, वो लड़का पढ़ाई करके आगे जाकर हार्डवर्क करके अगर आपके सामने एज एन IAS ऑफिसर, वो भी यंगेस्ट ऑफ दिस ईयर हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि हर एक का इसमें 3 आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है, रफली अगर मैं कहूँ तो मेरा मैथ्स का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। X स्क्वायर Y स्क्वायर जिंदगी में क्यों करना होता है, इसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। तो मैथ्स मेरा बहुत वीक था, लेकिन लॉजिक और इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों में से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो देखिए। हालांकि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 80 के 80 कभी सॉल्व नहीं होते हमसे, बहुत रेयर केस में होता है। तो आप क्या करें, अगर आपका जैसा कि मेरा मैथ्स वीक था तो मैंने 2-3 चीज़ें मैथ्स की कर ली थी कि एजेस, इसकी उम्र उतनी है, उसकी उम्र उतनी, तो उसकी कितनी होगी, या फिर ये फला उसका बाप है, उसका चाचा है तो वो उसका कौन लगेगा, एजेस रिलेशन का है। तो ये आप चीज़ें कर लीजिए मैथ्स की, अगर आपका वीक है तो ज़्यादा मैथ्स मेरा डिटेल में मत जाइए। इंग्लिश मेरा बहुत, मैंने जब बाद में इम्प्रूव किया था तो इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा होता है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो इस साल 28 सवाल 80 में से पूछे गए थे इंग्लिश में, उस 28 सवालों से मेरे 27 बराबर आए थे, तो उसको मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो इंग्लिश इज द की, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश कंपल्सरी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो जो आपका वीकनेस है उसको वीक ही रहने दीजिए, उसकी 2-3 आपकी उसको और ज़्यादा बढ़ाइए, यही की है। उसके लिए जो बुक है तो आप CSAT के जो पैसेजेस है वो पढ़ने के लिए कुछ भी रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, पंकज गांधी एकेडमी में था, उसके बुकलेट अच्छे हैं, आप यूनिक के बुकलेट मंगा सकते हैं। टाटा मैग्रा हिल के बहुत अच्छे पैसेजेस का एक बुक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो अगर आप पढ़ ले, उतना एक भी पढ़ ले तो काफ़ी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो RS शर्मा, आई थिंक शर्मा का कुछ चंद का जो बुक आता है ना, वो आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए उसकी। एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, एकेडमी का मुझे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एकेडमी में मेरे बैच में एक 150-200 बच्चे थे। ऐसे उस साल जून, जुलाई, अगस्त मराठी के 3 बैच, इंग्लिश के 3 बैच मिला के लगभग 1000 स्टूडेंट्स थे, और हमारे बैच का मैं अकेला हूँ जो सेलेक्ट हुआ हूँ। तो क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ये आपको गाइड करती है। ये एक रेस है, आप ऐसा समझिए कि ये रेस है और आपको दौड़ना है।
तो वो कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि भाई आपको वहाँ पहुँचना है, ऐसे पहुँचना है, आपके पैरों में यहाँ पर दर्द है, आपको यहाँ पर ये मलहम लगाना है, आपका दूसरा पैर बहुत स्ट्रांग है, आप ये खा लीजिए, आप अच्छी तरह से भाग पाएंगे, दौड़ पाएंगे, और फिर वो आपको मैदान में छोड़ देते हैं। अब इसमें यह है कि सबको ही वो बताते हैं, लेकिन दौड़ना तो आपको ही पड़ता है। तो एकेडमी का ऑब्वियसली रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आपका हार्डवर्क है। 10% एकेडमी का कंट्रीब्यूशन होता है, 90% आपको खुद से ही करना पड़ता है, और उसके लिए फिर दिल्ली जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं कभी दिल्ली नहीं गया, सिर्फ इंटरव्यू के लिए गया था। तो ये चीज़ें हैं। इन सोसाइटी में कुछ एविल्स है, कुछ गलत चीज़ें हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कीजिए, जो घर में महिलाओं के साथ हिंसा होती है, आप दहेज की बात कीजिए, आप चाइल्ड मैरिज की बात कीजिए, डाउरी की बात कीजिए, चाइल्ड लेबर की बात कीजिए, या पोलीगामी जो है कि 2-2 3-3 शादियाँ करना, ये सारी चीज़ें मैंने हमारे घर में देखी थी। और बचपन से मुझे बहुत चिढ़ थी इन सारी चीज़ों की वजह से, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये सारे बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत रोता था इन चीज़ों को देखकर। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को बदला जाए। तो ये एक मोटिवेशन था कि भाई मुझे इनको बदलना है। ये सिर्फ मेरे घर में नहीं होता, ये हर जगह हमें दिखाई देता है, और हमारी कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में दिखाई देता है। तो उसे बदलना मैं चाहता था, ये एक मोटिवेशन था। दूसरा ये था कि मैं जब 10वीं कक्षा में था, 9वीं 10वीं कक्षा में, तब हमें घर बनाने के लिए घरकुल योजना थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। 30,000 रुपये तक मिलते थे। 30,000 रुपये का वो चेक लेते वक्त वहाँ का जो ऑफिसर था उसने मेरे अब्बू से 3,000 रुपये की घूस ली थी, और मेरे अब्बू ने उसको खुशी से वो दे दी थी, क्योंकि उनको 30,000 रुपये मिल रहे थे, तो बहुत खुश हो गए थे, दे दी। अब मुझे जब 5 रुपये का पेन लेना होता था तो 10 बार सोचना पड़ता था कि यार अब्बू से पैसे में कैसे मांगोगी, क्योंकि 5 रुपये बहुत बड़ी बात होती है रिक्शा चलाने वाले के लिए। औरंगाबाद का रिक्शा चलाने वाला और सेलेवा का रिक्शा चलाने से बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं मांगने से डरता था। तो अम्मी को बता, अम्मी मुझे पेन लेना है, अब्बा से बात करो। फिर मेरा अम्मी मेरे अब्बू को बोली थी उसको पेन लाना है, तो फिर अब्बू 5 रुपये निकाल के गुस्से से फेंक देते थे। इतनी चीज़ें थी, और 3,000 रुपये उसको इतने आसानी से उन्होंने दे दिए। तब रियलाइज़ हुआ कि करप्शन नाम की ये जो चीज़ है, ये एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन होता है, और ये एक प्रकार का इंजस्टिस होता है, और इसका सबसे बड़ा शिकार हम जैसे गरीब बच्चे होते हैं। और यदि इस सिस्टम को, इस करप्शन को, और हमारी सोसाइटी की ये जो गलत चीज़ें हैं, इन्हें बदलना है, तो ज़रूरी है जिन लोगों ने इसे फेस किया है, इसे अनुभवा है, इसे एक्सपीरियंस किया है, उन्हें सिस्टम में आने की ज़रूरत है, और सिस्टम और सोसाइटी दोनों को बदलने की ज़रूरत है। तो ये मेरा टारगेट था कि भाई ये गलत चीज़ें घर में देखी थी, सोसाइटी में है, उसे बदलना है, और सिस्टम को बदलना है। और इससे बदलने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज हमारे पास चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कानून है, डाउरी को रोकने के लिए कानून है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आज भी दहेज दिया जाता है, जो कानून जुर्म है, लेकिन उसका ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे बहुत बार ऐसा होता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर मैं अच्छा ऑफिसर बन जाता तो मैं इन चीज़ों को रोक सकता हूँ। तो ये मेरा गोल था। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता था, उसको याद करता था, सारी चीज़ें, मोटिवेशन आ जाता। मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है, और हमारे कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, तो उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। घर का खर्च, और मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। 10th में मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था। तो MSc IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे। और मैंने पूरी जनरेशन का, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को एक घरकुल योजना मिली थी BPL फैमिली के तहत, तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो, अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट, इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे, मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, उन्होंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे UPSC की। उन्होंने उनसे MPSC के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने। और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं,
तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूँगा। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखिए 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन बाद में खुद से मैं पूछता था कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था। और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये क्लियर किया क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। 19 फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फ़ोन आया। मैंने कहा अंसार यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट बढ़ गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते हैं। तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा, मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फील आएगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ़ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड मेरी ज़िंदगी की। मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो जैस मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। जी मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है जिसने अपनी लाइफ में सारे अवार्ड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा भी और किसी भी मजहब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी मुस्लिम इंसान का नाम जब सुनते हैं कि मेरा नाम अंसार है तो पूछा जाता है तो गैरेज चलाता है या ऑटो चलाता है। ये हमारी पहचान है। अगर कोई मारवाड़ी हमारे सामने आता है, उसका नाम पूछते हैं, उसका नाम पता चलता है तो हम उसको पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि तू ऑटो चलाता है या गैरेज चलाता है। ये इमेज हमारे यहाँ छू कर रखी है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि ये पट्टियाँ हमने अपने ऊपर बांधी है और ये पट्टियाँ खोलने का काम कुछ रोल मॉडल्स को आगे आके करना चाहिए। बिकॉज जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मेरी 10वीं की एग्ज़ाम हुई और मैं सोच रहा था कि अब मुझे करियर में क्या करना चाहिए। तो मुझे गाइड करने के लिए एक इंसान बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अंसार देखो 10वीं में पढ़े हो तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, स्कूल के टॉपर हो, तो तुम इंजीनियर बन जाओ, साइंस कर लो। मुझे मैथमेटिक्स तो समझ में आती नहीं थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। बोलता कि अरे मुस्लिम तो IAS ऑफिसर बनते नहीं है। मैंने कहा शाह फैसल बने ना। अरे वो तो कश्मीर से थे, महाराष्ट्र से कोई नहीं बनता। तो वो मुझे समझा रहे थे और मुझे जो समझाने वाला इंसान था वो 10th में फेल हो चुका था। तो वो मुझे बता रहा था कि तुझे 10th के बाद क्या करना है। लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपको इतने कम उम्र में इतना अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है। पट्टियों की बात जो मैं आपके साथ कर रहा था, मेरी फैमिली में हम एक BPL फैमिली को बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली। बहुत गरीबी थी हमारे घर में, बहुत हमने मुश्किलें देखी है, खाने को बहुत बार नहीं मिला, घर में झगड़ा होता था, अम्मी अब्बू की फाइट्स होती रहती थी, दोनों बहनों की शादी बहुत जल्दी करा दी गई थी। हमारे यहाँ पर ऐसा होता कि बच्चा जो होता है उसको एक एसेट के तौर पे देखा जाता है कि बच्चा जब बड़ा होगा आगे चल के थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा काम करेगा गैरेज में किसी, तो घर पे पैसे आएंगे। एग्जाम के जब मैं अपने एग्जाम के आखिरी दौर में था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं 2 चीज़ें यहाँ पर सिर्फ बोलना चाहता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत थी कुछ, तो मेरे अब्बू ने हमें एक सरकारी स्कीम से एक घर मिला था। वो घर मेरे अब्बू ने बेच दिया 30,000 रुपये के रेट में और वो भाड़े के घर में फिर से शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी। जब मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, मेरी अम्मी लोगों के खेतों में जाकर काम किया करती थी। तो जब मेरी अम्मी को 5,000 रुपये मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए थे और मेरे पास थे नहीं, भाई के पास भी नहीं थे, अब्बू के पास भी नहीं थे। मेरी अम्मी जिन लोगों के खेत में काम करती थी वो मुस्लिम थे। उनके यहाँ पर मेरे अम्मी ने जाकर कहा कि मेरे बेटे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं 15-20 दिन आपके खेत में काम कर रही हूँ, एडवांस में दे दो, हम चुका देंगे। उन्होंने 5,000 रुपये नहीं दिए। मेरे अम्मी ने हमारे पड़ोसी से जो मुस्लिम नहीं थे उनसे जाकर कहा कि मुझे बेटे को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये चाहिए, आप प्लीज़ उनको 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने
ब्याज के ऊपर क्यों ना हो, मेरे अम्मी को 5,000 रुपये दिए थे और वो 5,000 रुपये मेरे अम्मी ने मुझे भेजे थे। बात में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पट्टियाँ हमने खुद से अपने ऊपर बांध रखी है, ये पट्टियाँ हमें खोलने की ज़रूरत है। और एक बात ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सिटी से हो या विलेज से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ का जिसका फ़र्क पड़ता है वो होता है डिटर्मिनेशन, कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये करना है तो करना है, और कोई भी मुश्किल मेरे सामने आए मैं इसको अचीव करके रहूँगा। ये स्पिरिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि उसी स्पिरिट के बल के ऊपर मैं 21 साल की उम्र में हमारी देश की जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम मानी जाती है यूपीएससी की एग्ज़ाम, वो मैंने क्लियर की। जब मेरा इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू का एक सवाल शायद आपने सुना हो, मुझसे पूछा गया था, और आज का आपका जो थीम था क्रिएटिविटी एंड बीइंग ओरिजिनल, तो उसमें मुझे पूछा गया और विद इन सेकेंड मुझे आंसर देना था। मुझे पूछा गया कि अंसार, आर यू अ शिया मुस्लिम और अ सुन्नी मुस्लिम? विद इन सेकेंड्स, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैंने कहा कि सर आई एम एन इंडियन मुस्लिम, मैं शिया सुन्नी में बिलीव नहीं करता। इस सवाल का जो जवाब मैंने दिया था, मुझे इंटरव्यू में 275 में से 199 मार्क्स मिले, ऑल इंडिया रैंक मेरा 361 आया, और मैं अपने देश का जितने भी कम उम्र के आईएएस ऑफिसर्स हुए हैं उनमें से एक बना, वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स ऑफ इंडिया ने बना पहले अटेम्प्ट में। 21 साल की उम्र में, जब बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा शर्ट पहनना और कौन सी ट्राउज़र पहननी है, उस उम्र में मैं हमारे देश का एक सबसे यंगेस्ट ऑफिसर बना। तो यही बातें आपसे शेयर करनी थी। बहुत सारी बातें हैं जो आप YouTube के ऊपर मेरे बारे में देख सकते हैं। टाइम बहुत कम था इसलिए मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। थैंक यू वेरी मच।